नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ है विनीत नाहटा जी। हम इससे पहले भी इनसे बहुत सारे विषयों पर बात कर चुके हैं। आर्थिक जो विषय होते हैं उसके ऊपर वो विश्लेषण करते हैं और ईपीएफओ का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उसके वो मेंबर भी हैं। तो आज उसी से जुड़े हुए कुछ विषयों पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडवीय, इनकी तरफ से एक जो रिकमेंडेशन आया कि ये जो ईपीएफओ पर जो ब्याज दर होते हैं वो ब्याज दर 8.25% इतने ही रहेंगे, जो कि पिछले 3 सालों से उस पर ही कायम है। तो इससे निश्चित तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि आज पूरा जियोपॉलिटिकल जो परिस्थितियां हैं वो भी बदलती जा रही हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है, इस पर हम आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। पहली बात तो यही मुद्दा जो है उससे हम शुरू करते हैं कि अभी जो ईपीएफओ पर जो ब्याज दर था जो 8.25% है, तो ये वही कायम रखा हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर ब्याज की दरें पिछले साल के समान 8.25% रखी गई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जिस माहौल में हम हैं, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड वॉर का अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं आया है और इसके अलावा एआई डिसरप्शन के कारण मार्केट्स को बहुत क्षति पहुंची है, स्पेशली आईटी कंपनीज को। और सबसे ऊपर अभी ईरान वर्सेस इजराइल यूएस जो वॉर चल रहा है उसके कारण बाजारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सारे स्टॉक मार्केट्स डाउन हैं और डेट मार्केट से उनकी भी यील्ड बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो इतना अभी जो स्ट्रेस है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में, वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा लगभग 3 गुना हो गया है। इस माहौल में भी 8.25% ब्याज की दर कायम रखना और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दर्शाता है कि ईपीएफओ का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से नियोजित हो रहा है और इतना पोटेंशियल है उसमें कि वो 8.25% रिटर्न जनरेट करने के बावजूद उसके अकाउंट के अंदर में कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये 8.25% रखने के बाद ब्याज दर जो भी डेफिसिट है वो बढ़ेगा, लेकिन ये 8.25% रखने के बाद लोगों को फ़ायदा होगा। तो इससे दोनों तरफ भी दोनों जो उसकी एंगल है उसका दोनों के बारे में हम लोग को सोचना पड़ता है। तो आप किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? 944 करोड़ का डेफिसिट था इस बार 8.25% डिक्लेयर करने के बाद। ये 11 महीने के जो अर्निंग्स का था, एक महीने का जो आगे एक महीने का मार्च महीने का जो अर्निंग्स है वो इसमें ऐड होगा तो डेफिसिट कम हो जाएगा कुछ। इसके अलावा लगभग 5,500 करोड़ का लास्ट ईयर का सरप्लस था। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो लगभग 4,400 करोड़ का आज भी सरप्लस है 8.25 जनरेट करने का इंटरेस्ट देने के बाद। 8.25% बहुत ही आकर्षक ब्याज की दर है आज के दिन। फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो लगभग 6.5% के करीब ब्याज दे रही हैं और आरबीआई का एक सेविंग्स स्कीम है वो 7.1% दे रहा है। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में भी 7.1% मिल रहा है। उसके मुकाबले और म्यूचुअल फंड के जो गिल्ट और इनकम फंड है वहाँ 6.5% से 7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिल रहा है। 8.25% इन अ सॉवरेन गारंटीड fund where there is no chance of capital depreciation or capital erosion. Additionally ये जो पैसा है ये कभी भी अटैच नहीं हो सकता है। जो एम्प्लॉइज का पीएफ के अंदर में जो बैलेंस है वो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अटैच नहीं कर सकती है
ये एक सुप्रीम सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, और ब्याज की दर इसके अंदर में 8.25%, 2.5 लाख रुपए तक वो टैक्स फ्री है। तो अप टू 2.5 लाख ये प्री टैक्स रिटर्न जो है वो लगभग 13.5 या 14 के बीच आ जाता है। तो ईपीएफ के अंदर में निवेश जो है सबसे सुरक्षित निवेश है, और ये इसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 साल में 8.25% का जो रिटर्न है वो हम लोग कंसिस्टेंटली देते आ रहे हैं, और भविष्य में भी यही अपेक्षा है कि ये मेंटेन रहेगा, और इससे आगे हो सकता है कि यदि हमारी कमाई बढ़ जाती है, अर्निंग्स बढ़ जाती है, तो 8.25 से बढ़ा के भी सब्सक्राइबर्स को लाभ पहुंचाने के लिए ईपीएफओ देने में सक्षम है। इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करने की अपेक्षा है, जिससे ये रिजर्व फंड रहेगा किसी साल यदि अर्निंग्स कम हुए, उस साल भी हम ये रिजर्व से पैसा निकाल के सेम इंटरेस्ट रेट मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने अभी और अर्निंग्स बढ़ाने की दिशा में भी काफी प्रयास हो रहे हैं। जो भी हमारा सालाना अर्निंग है उसको ऑगमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए नई स्ट्रेटेजीज, नई नीतियां अपनाई जा रही हैं। हमारे जो पहले 2 फंड मैनेजर्स थे उनको बढ़ा के अभी 4 कर दिया गया है, और कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिन जगह पैसा लग रहा था, नए निवेश के आयाम खोजे जा रहे हैं, और वहां भी इस बार निवेश करेंगे ताकि हमारी कमाई जो है उसमें वृद्धि हो सके और उसका लाभ सब्सक्राइबर्स को मिल सके। अभी आपने जो कहा था कि अभी जो हालात जो हैं पूरी दुनिया भर में, जिस तरह से अभी ईरान और इसराइल, अमेरिका, इनके बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया है, तो इसके आने वाले समय में बहुत सारे अलग अलग परिणाम निकल आएंगे। तो उसका ईपीएफओ पर ये जो अभी ब्याज दर है जो कि 8.25% है, तो इस पर कुछ असर पड़ेगा या वो कम करने पड़ेंगे, या इसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को? ईपीएफओ 8.25% आगे मेंटेन कर सके, और ये इतने जो अनिश्चितताएं हैं बाजार में, उसके कारण जो कमाई है वो हो सकता है कि इस साल कम हो। तो यदि इस साल कम भी कमाई हो तो भी हम सेम ब्याज की दर मेंटेन कर सकें, उसके लिए ईपीएफओ प्रयासरत है, और निश्चित तौर पे वे इसमें सक्षम है और सफल होंगे सेम ब्याज दर मेंटेन करने के लिए। हालांकि ईपीएफओ का प्रयास ये है कि अर्निंग्स बढ़ाया जा सके ताकि लाभार्थियों को इससे ज्यादा ब्याज दर दिया जा सके। तो अभी भी जैसा कि मैंने कहा, ये सबसे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट का रेट है। पोस्ट टैक्स रिटर्न यहाँ सबसे ज्यादा है और ये सबसे सुरक्षित है। यदि आप दूसरे विकल्पों से कंपेयर करें तो सॉवरेन गारंटी कहीं भी नहीं है जो यहाँ है। अभी एनपीएस, जिस तरह से नेशनल पेंशन स्कीम, और ईपीएफओ, इसके बारे में अगर तुलना करें तो क्या बेहतर हो सकता है इसमें से? नेशनल पेंशन स्कीम पीएफआरडीए के द्वारा संचालित किया जाता है, और उसमें ईपीएफओ के अंदर सिंपल एक ही ऑल्टरनेटिव है, इसमें कोई वेरिएंट नहीं है। जो इन्वेस्टर है उसको एक केवल ईपीएफओ के अंदर में अपना पैसा रखना है, और सबसे सुरक्षित 7.25% का ब्याज मिल जाता है उसको, जो कि एक लिमिट तक टैक्स फ्री है, और कभी भी ये पैसा उसका कैपिटल इरोड नहीं होगा, और कभी भी ये राशि उसकी अटैच नहीं होगी। नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर में अलग अलग तरह के ऑप्शन है। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल गोल्स और उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो अपनी स्कीम क्या है कि चूज कर सकता है। वो भी काफी एफिशिएंटली रन है, बाजार के हिसाब से बहुत आकर्षक रिटर्न भी वो दे रहे हैं। ईपीएफओ में आपके पास में चॉइस नहीं है, वहां पे चॉइस है जिसके हिसाब से आप अपना जो स्कीम है उसके अंदर उस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि जो अटैचमेंट का जो क्लॉज है वो केवल प्रोविडेंट फंड के ऊपर लागू होता है और किसी भी निवेश के ऊपर में नहीं होता है। अभी जो अलग अलग कंपनियां हैं जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं और उनके जो वेतन होता है उससे कुछ पैसे काटे जाते हैं जो कि ईपीएफओ के लिए उपयोग में आते हैं, तो उसका लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है कंपनियों के माध्यम से, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार ने उसको डी रिकॉग्नाइज करने का निर्णय लिया है, तो वो कितना असर डाल सकता है? इस बजट में ये निर्णय लिया गया था कि कुछ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हैं
जो कंपनियां खुद रन करती हैं। अभी ईपीएफओ में दो प्रकार के ट्रस्ट रहते हैं, एक एग्जेम्प्टेड और एक नॉन एग्जेम्प्टेड। अधिकांश पैसा नॉन एग्जेम्प्टेड में जाता है, जहां जो कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन 12.5% और एम्प्लॉय के वेतन से कटा हुआ जो पैसा है लगभग 12%, वो राशि ईपीएफओ को ट्रांसफर कर देती है ईपीएफओ के बैंक अकाउंट में, और उस पे ईपीएफओ ब्याज देता है जो कि मौजूदा 8.25% दिया जाता है। कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जहां जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो ये पैसा खुद मैनेज करती है एम्प्लॉयज के बिहाफ में एज अ कस्टोडियन। तो वहां इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत एग्जेम्पशन मिलता था। इस बजट के अंदर में इनकम टैक्स द्वारा एग्जेम्प्टेड जो ट्रस्ट हैं उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, और उनको ईपीएफ ये निश्चित कर दिया गया है या ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो ट्रस्ट जो केवल इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड थे वो ईपीएफओ के लेबर मिनिस्ट्री के दायरे में आए और ईपीएफओ से अपना रजिस्ट्रेशन ले, तभी उनकी रिकॉग्निशन मान्य रहेगी। अन्यथा उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। और इससे दो नुकसान होंगे। एक तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टैक्स डिडक्टेबल पेमेंट के हिसाब से ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन अभी तक ले रहे थे, इसका एज अ कॉस्ट इसको मान्यता दी जा रही थी और प्रॉफिट रिड्यूस होता था और टैक्स की सेविंग होती थी, वो बंद हो जाएगी क्योंकि ये ट्रस्ट रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा। दूसरा, जो एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्स फ्री इनकम आ रही थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इनकम टैक्स की दृष्टि से यहाँ ये दो नुकसान होंगे। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो वर्कर्स को ये हुआ है कि उनका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ के जो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उनके अंतर्गत उसका निवेश होगा। अधिकांश जगह ये देखा जाता था कि जो वर्कर्स का पैसा है वो इस ट्रस्ट में रहता था और जो एम्प्लॉयर है वो कंपनी ये पैसा अपने ही बिजनेस में लगा लेती थी, या फिर उसको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अंदर में इन्वेस्ट कर देती थी। तो इससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द हार्ड एंड मनी, हार्ड एंड सेविंग्स, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम सेविंग्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स वाज अंडर रिस्क। वो अब रिस्क जो है वो कम हो जाएगा और ये पैसा सुरक्षित रहेगा। यदि निवेश ईपीएफओ के नियमों के अंतर्गत ना हुआ तो इस पे पेनल्टी का प्रावधान है, और अगर विलफुल डिफॉल्ट रहे तो क्या है कि ये जो वर्कर्स की राशि है ये ईपीएफओ इस खुद अपने दायरे में ले सकती है, कैंसिल जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करके। तो लोग जो वर्कर्स हैं उनके पैसों की सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे उनको काफ़ी फायदा मिले। अभी हमने जो जिक्र किया कि जो ट्रस्ट है जो डी रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो उसमें हज़ारों की तादाद में उस कंपनियों में लोग काम करते हैं, और ये डी रिकॉग्नाइज करने के बाद वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को भी नुकसान पहुंचता है, इस तरह से बात की जाती है। लेकिन अमनेस्टी स्कीम जो है जिसका प्रावधान किया गया है तो उससे किस तरह से दोनों का भी फायदा हो सकता है? ऑलरेडी 100 लाइव लिटिगेशन के केसेस हैं, और इस बार जो इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्जेम्पशन लेके रखे थे जो ट्रस्ट, उनको यदि वो पीएफ के दायरे में ना आए तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो इसके कई नुकसान हैं वो जो मैंने अभी पहले उल्लेख किया। अभी एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हुई है जिसके अंतर्गत अगले 6 महीने में यदि जो ट्रस्ट हैं जिनके ऑलरेडी केसेस लिटिगेशन के केसेस चल रहे हैं या फिर कोई ट्रस्ट वॉलंटरीली अभी ईपीएफओ के दायरे में आना चाहता है तो उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पिनल सरचार्ज, डैमेजेस और इंटरेस्ट इनका रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा एम्प्लॉयर्स के लिए। और दूसरा, जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो इनकम टैक्स का स्टेटस है, इंटरेस्ट वो मेंटेन रहेगा। पहले पुराने जो वो इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह फाइल कर चुके हैं वो एज इट इज स्टैंड करेंगे। इन्हें रिट्रोस्पेक्टिव जिसके बारे में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यहाँ ये कंडीशन ये है कि ईपीएफओ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंतर्गत जो बेनिफिट्स
देना वर्कर्स को मिलना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई ट्रस्ट दे रहा है, उनको क्या है कि कोई पीनल डैमेजेस या सरचार्ज या इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लगेगी, और इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठा के अगले 6 महीने के अंतर्गत यदि वो सारे के सारे जो प्रोविजंस है और फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को काफ़ी लाभ होगा। अभी फरवरी के महीने में हमारी ब्रिटेन से एक ट्रीटी हो गई थी, जो भी एक करार जैसे होता है वो हो गया, और उसका क्या मतलब है, उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए जिसका फ़ायदा वहाँ पे यूके में लगभग 75,000 वहाँ पे जो 75,000 एम्प्लॉय काम करते हैं जो कि भारतीय है, तो उनको कितना उससे फ़ायदा हो सकता है इस ट्रीटी के वजह से? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूके के साथ इंडिया का साइन हुआ था 10 फरवरी को। ये सीटा जो है उसके अंतर्गत ये ट्रीटी की गई थी। इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या कोई भी प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म असाइनमेंट ऑफ 36 मंथ्स के लिए इंडिया से यूके जाते हैं और वहाँ रहते हैं, उनको जो डबल टैक्सेशन, डबल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का पेमेंट हो रहा था, उसमें रिलीफ मिलेगा। और इंडिया के अंदर में जो प्रोविडेंट फंड है उसी के अंदर उनका ये पीएफ डिडक्शन वगैरह होगा। सोशल सिक्योरिटी यूके की जो यूनाइटेड किंगडम नेशनल इंश्योरेंस में जो कंपलसरी मैंडेटरी डिडक्शन ऑफ ये पे सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से जो जा रहा था, जिसका वो लोग बाद में क्लेम नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर में रिलीफ मिलेगा। और इंडिविजुअली अराउंड 30 to 35 लाख रुपीस पर एनम की सेविंग होगी। और इंडिया के अंदर में जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रॉमिस्ड हैं वो उनको ईपीएफओ के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मिलती रहेगी। तो इससे फायदा एम्प्लॉयज़ को हुआ है, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके बचत हुई है, और एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको भी फायदा हुआ है, उनके कॉस्ट के अंदर में कमी आई है, और एचआर मैनेजमेंट उनका बहुत स्ट्रांग हो गया है। अभी जिस तरह से ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने देखा, ये आपने पूरा विस्तार से बताया, उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जर्मनी हो या बेल्जियम हो, यहाँ पे भी काम करने वाले बहुत सारे भारतीय हैं। तो अभी उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा एक इसी तरह का एक ट्रीटी हो गया था, जिसको बहुत लोकप्रियता मिली, जिसका बहुत प्रचार भी हुआ। तो उसमें उसके बारे में कुछ मंत्री जी ने कहा है। हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का जो करार हुआ था उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। और पिछली सीबीटी मीटिंग में 2 मार्च को जो हुई थी, उसमें यूके के साथ जो ट्रीटी हुई है वो बहुत सक्सेसफुल रही। इसका उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी, उन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी मॉडल के ऊपर हम लोग अभी ये इस प्रकार की ट्रीटी को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भारतीय कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट करते हैं और वो भारतीय जो ईयू के अंदर में शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे जाते हैं, उनको ये काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। अभी जो एग्जिम्प्टेड ट्रस्ट है, जिसके बारे में यानी जिसके ऑपरेशंस या मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें आती थी, तो उसके बारे में एक सिंप्लीफाइड एसओपी मंत्री जी ने सीबीटी के मीटिंग में जारी किया है, लॉन्च किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट थे उनके सरेंडर और कैंसिलेशन के अंदर सालों का समय लगता था। 2 साल, 5 साल, 10 साल तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता था। इसके अलावा जो रनिंग ऑफ द ट्रस्ट, उसके अंदर कई लिटिगेशन के अंदर में कई ऐसे मुद्दे थे जैसे इन्वेस्टमेंट पैटर्न का वायलेशन है, और दूसरे जो प्रावधान है उनका तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण पीनल डैमेजेस, सरचार्ज, इंटरेस्ट वगैरह कंप्लायंस बर्डन के तौर पे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के ऊपर में चले जाते थे। और ये डिस्प्यूट के जो मैटर्स थे ईपीएफओ और एम्प्लॉयर्स के बीच, तो इनके समाधान के लिए माननीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी ने एक सिंप्लीफाइड एसओपी इस सीबीटी मीटिंग के अंदर में जारी की है।
पहले हमारे 4 SOPs थे और एक एग्जेम्पशन कंप्लायंस मैनुअल था। इनको कंसोलिडेटेड करके एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल की तैयारी की गई है, जो SOP के रूप में इस अभी मंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें सारा का सारा प्रोसेस डिजिटल है। जो डेटा है वो अपलोड होगा और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करेगा। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर में स्पेशल फोकस दिया गया है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का प्रॉपर तरीके से पालन हो और कहीं भी डेविएशन अगर हो तो उसका पीनल सरचार्ज ऑटो कैलकुलेट होके और ये जहाँ पे वायलेशन हो रहा है या डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो ऑटोमेटिक रेड फ्लैग वहाँ हो सके। इसके अलावा जो कंप्लायंस के अंदर में एम्बिग्विटी थी उसका क्या है कि काफ़ी समाधान किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। और ये रिस्क बेस्ड ऑडिट जो है उसके ऊपर में जोर दिया गया है। और ये इन टोटल सिंप्लीफाई जो वर्क प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस रहे और देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन EPFO एंड द एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बोर्ड्स। इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है और ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में जितने एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनकी वर्किंग बहुत स्मूथ हो जाएगी और उनका कंप्लायंस बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। धन्यवाद विनीत जी, आपने इन सभी सवालों का विस्तार से उत्तर दिया और हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी ये एक जानकारी के तौर पे ये इससे बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में और इस EPFO के इस पूरे मुद्दे पर आपने रोशनी डाली, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।